दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि नथिंग फोन 1 इतना हाइप्ड है क्यों, हर जगह इसकी इतनी बात क्यों हो रही है। ये फोन इतना पॉपुलर हो चुका है कि इतना तो आईफोन जब नया निकलता है तब बात नहीं होती। कैसे कार्ल पी ने बहुत ही चालाकी से एक स्ट्रैटेजी बनाई जो शायद इस फोन को बहुत हिट कर देगी, और ऐसी बातें इस फोन के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं ये सारी चीजें उजागर करने वाला हूं। तो आपको पता होगा दोस्तों, 2014 में वन प्लस ब्रांड आया था, ये भी कार्ल पी ने बनाया था, और जो नथिंग आ रहा है ये भी कार्ल पी ने बनाया। लेकिन यहां पर दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि वन प्लस को बैक करने वाली उसकी एक पेरेंट कंपनी थी जो थी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है ओप्पो, वीवो और ये बहुत सारे जो भी ब्रांड चल रहे हैं ना, उस रियलमी वगैरह, ये सब ही बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा पावर्ड है। मतलब आप इनमें से कोई भी फोन खरीद लो, पैसा और जो भी चीज है वो एक ही ब्रांड के पास जा रहा है। ये तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ओप्पो, वीवो, टीवो ये सब नाम रख दिए, ठीक है। सो यहां पर जो ये नथिंग फोन निकल कर आ रहा है इसको बैक नहीं कर रहा है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको प्योरली ये कार्ल पी चला रहे हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है वन प्लस का। सेम स्ट्रैटेजी इन्होंने अप्लाई की है जो वन प्लस के लिए की थी 2014 में। तो 2014 में क्या हुआ था कि उनका ये मानना था, अब ये जो पहली चीज करते हैं कि इंडस्ट्री प्रॉब्लम को दिखाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं जिससे पब्लिक एग्री करती है। क्या हुआ था 2014 में? 2014 में मार्केट में कोई मिड रेंज फोन नहीं था बढ़िया। मतलब क्या था कि लोगों को या तो थोड़े ठीक ठाक पैसे देके, मतलब ठीक ठाक पैसे देके एक लो एंड डिवाइस से काम चलाना पड़ता था नॉर्मल वाले, और फ्लैगशिप फोन खरीदने के लिए भी प्रीमियम पैसे देने पड़ते थे, या तो बहुत सारे पैसे देके एक टॉप नॉच जो सबसे हाई एंड फोन होता है वो खरीदना पड़ता था। जो बीच की मार्केट थी ना वो लगभग खाली थी, और उसके में ज्यादा फोन थे भी नहीं। हाँ, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि 2013, 12, 14, 15 में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। तो इसीलिए वन प्लस ब्रांड आया और ऐसे फोन लेकर आया जो मिड रेंज के फोन बहुत बढ़िया प्रोवाइड करने लगा। वो या तो ज्यादा हाई एंड भी नहीं थे और वो ज्यादा लो वाले भी नहीं थे, वो मिड में थे। ऐसे ही नथिंग फोन भी कर रहा है। अभी क्या है, उनका ये मानना है कि आजकल फोन्स में ना इनोवेशन खत्म हो गई है। आप फोल्डेबल फोन्स को साइड कर दो, बाकी आपको दिखता है फोन में कोई इनोवेशन दिखती है। रिफ्रेश रेट अब लेकर आए हैं ये लोग, वन प्लस भी लेकर आया था, ये उन स्टार्टिंग के ब्रांड्स में था। और ये जो ग्लाइफ इंटरफेस लेकर आए हैं, ये जो क्लीन एंड्रॉइड लेकर आए हैं, तो ये कार्ल पी वगैरह की इनकी वन प्लस और ये नथिंग ही लेके आए हैं। सो ये ऐसी चीज करते हैं इनोवेटिंग कि वो एकदम वाइल्ड डिजाइन भी ना हो, क्योंकि कोई भी जब अचानक से कोई अलग चीज आती है ना तो उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, और जो पहले प्रोडक्ट होते हैं वो पिट जाते हैं। जैसे कोई भी पहला फोल्ड फोन निकले, वो सब निकले, तो जो पब्लिक को आदत नहीं है उसे यूज करने की, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि भाई इनोवेशन तो करना है, लेकिन ऐसा करना है कि लोग उसे अडेप्ट भी कर लें, बहुत आसानी से उसे एडजस्ट भी कर लें, जैसे कि, और हमारा ज्यादा पैसा भी ना लगे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है, और उसके बाद भी अगर प्रोडक्ट पिट जाए तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है। और कोई कंपनी अगर स्टार्ट ही हो रही है और पहले ही नुकसान होते वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट। तो इन्होंने बड़े चालाकी से क्या किया, रिफ्रेश रेट लेकर आए, क्लीन एंड्रॉइड लेकर आए। अब क्लीन एंड्रॉइड लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या करना है, फालतू के ब्लोटवेयर ही तो नहीं डालने, लेकिन इंडस्ट्री में ये बहुत नई चीज है। ग्लाइफ इंटरफेस लेकर आना है, क्या करना है, फोन के पीछे एलईडीज तो लगानी है, ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन है तो नई चीज, पब्लिक एक्सेप्ट आराम से कर लेगी, ठीक है। तो ये लेकर आते हैं ये। तो इनोवेशन की कमी है, क्लीन एंड्रॉइड की कमी है, और ऐसे जैसे ये ग्लाइफ इंटरफेस और पीछे का एलईडी, इसकी कमी है। सो इनोवेशन भी हो गया, पैसे भी कम लगे, और कुछ नया हो रहा है, मतलब अब ज्यादा बिकेगा फोन और अडेप्ट भी कर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, पहली स्ट्रैटेजी है इनकी। अब बढ़ते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ कि दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि स्लो एंड सस्टेनेबल हाइप। इसका मतलब क्या होता है, देखो आईफोन जो निकलता है ना भाई, वो एक इवेंट होती है, ग्रैंड इवेंट होती है। आईफोन अनाउंस कर दिया जाता है, आसपास थोड़ी बहुत बात होती है, या कोई भी लॉन्च होता है तो अचानक से एक दिन होता है। ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग, आप देख रहे होंगे, नथिंग फोन वन के बारे में हम साल 1.5 साल से सुन रहे हैं, राइट, लेकिन फोन अब आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे डिवाइस की लीक निकालते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो चाहे तो एक बार में बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी फोन भाई एक बार में डिजाइन होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि अरे चलो एक हफ्ते में स्क्रीन डिजाइन कर लिया, अब छुट्टी पे चले जाएंगे, 4 महीने बाद इसका कुछ और देखेंगे, ऐसा नहीं होता। जो ये फोन बनता है ना, तो पूरी ओवरऑल चीजें, एक स्केच, एक ब्लूप्रिंट, ये सब तैयार होता है। सो थोड़ी बहुत जानकारी तो कंपनी को होती ही है कि भाई डिवाइस उनका कैसा बनने वाला है। हर चीज जब डिजाइन हो जाती है तभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। लेकिन ये लोग एक साथ में डिटेल नहीं बताते। ये लोग क्या करते हैं,
एक फ़ोन बना लेते हैं, उसके कुछ डिटेल दे दी, कुछ दे दी, स्क्रीन ऐसी होगी, बैटरी ऐसी होगी, प्रोसेसर ये होगा, क्लीन एंड्रॉइड होगा, ये होगा, पीछे लाइट भी देखने को मिल रही है, ये लीक है। इससे क्या होता है कि स्लो हाइप बनती है। मतलब या तो आप किसी डिवाइस के बारे में एक हफ्ता बात कर सकते हो एक ग्रैंड लॉन्च में, या तो 2 साल बात कर सकते हो जब उसके धीरे धीरे लीक निकलते हैं। तो ये जो धीरे धीरे लीक निकलते हैं ना, इसे सारे टेक ब्लॉगर्स, सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी कवर करते हैं। और हमारा तो काम है ये कवर करना, हम तो करेंगे ही। और ये चीज ना वो जानते हैं कि भाई हम ये ऐसा कुछ निकाल रहे हैं तो हम धीरे धीरे कुछ करेंगे तो ये लोग मेंशन करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक छोटे से लीक निकाल देने से उनको कवरेज मिल जा रहा है। और जो एक लॉन्ग कवरेज जो मिलता रहता है ना, ये हाइप बहुत वक्त तक रहती है। ध्यान देना, जो चीज धीरे धीरे शुरू होती है ना, वो धीरे धीरे ही जाती है। जो चीज अचानक शुरू होती है वो अचानक गिरती है। और किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट का अचानक गिरना सेल्स को बहुत अफेक्ट करता है। अगर लॉन्ग हाइप रहेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे फोन को, और यही करते हैं ये लोग। वन प्लस के दौरान भी ये हुआ था, और नथिंग फोन के भी दौरान ये हुआ है। सबसे पहले तो लीक्स निकली, उसके बाद पहले 100 लोगों को इन्होंने ऑक्शन पे $3000 तक एक फोन दिया, ये हाइप क्रिएट करने के लिए। ये चाहते तो एक साथ लॉन्च कर सकते थे, लेकिन पहले लोगों को इन्होंने ऑक्शन कराया, स्पेशल एडिशन दिया, उससे एक हाइप क्रिएट हुई। फिर इनवाइट बेसिस पर प्री ऑर्डर्स हुए, फिर प्री ऑर्डर्स होंगे, फिर एक फ्लैश सेल निकलेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये फोन इतना बिकेगा इस स्ट्रैटेजी से कि शायद ये रेडमी वगैरह और सारे बजट फोन के जो रिकॉर्ड हैं उनको भी ब्रेक कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी जो कि कार्ल पी अपने नथिंग फोन के साथ आजमा रहे हैं। और हाँ, एम्बार्गो के बारे में तो आपको पता ही होगा। जो क्रिएटर हैं उनके पास ये फोन पहले से आ जाता है, लेकिन उनको क्लियर गाइडलाइन, मैं एक क्रिएटर हूं, मैं जानता हूं। मैंने पास्ट में हालांकि इतने प्रोडक्ट रिव्यू नहीं किए हैं, लेकिन मुझे मालूम है चीजें कैसे काम करती हैं। प्रोडक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद लाइनर्स आते हैं। अब ये जो हाइप प्रोडक्ट है ना, ये तो यूट्यूबर्स पैसा दे के ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे कुछ फोन होते हैं जिसके लिए क्रिएटर पैसा भी मांगता है, फोन भी मांगता है, इवेंट्स भी मांगता है, और 10 तरह के होटल की बुकिंग और वो सारी चीजें मांगता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में तो दम नहीं होता, तो कंपनी खर्च करती है। जब प्रोडक्ट में दम होता है तो क्रिएटर खुद अपना पैसा लगाकर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपनी यूट्यूब वीडियो में उसको कवर करना चाहते हैं। सो ये चीज है कि भाई, और जो फोन एम्बार्गो में होता है ना, मतलब आपको फोन तो मिल गया है, लेकिन जब तक कंपनी नहीं बोलेगी तब तक उसकी आप डिटेल लीक नहीं कर सकते, और आप उसी चीज के बारे में बात कर सकते हो जो कंपनी बोल रही है। जैसे कंपनी ने ये बोला कि भाई स्क्रीन के बारे में बात करना, बैटरी के बारे में बात मत करना। सो जो क्रिएटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन करता है, और वो उसके बारे में बात नहीं कर सकता। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, और इससे भी बहुत हाइप क्रिएट होती है। सो जब ये सारी चीजें कंबाइन हो जाती है ना, तो ये एक ऐसा इफेक्ट ऐसा क्रिएट करती हैं पूरे टेक एनवायरनमेंट में कि भाई कोई भी प्रोडक्ट हाइप्ड हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बिकता है। अब प्रोडक्ट कैसा होगा हमें तो पता नहीं है। क्या मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ? नहीं, मैं फोन्स वगैरह रिव्यू नहीं करता ज़्यादातर। सो आपको मेरे चैनल पर ये प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज़ पीछे चल रही है, मैं वस्तु विशेष के बारे में बात नहीं करता, मैं बस आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बात की क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चला है नथिंग फ़ोन के ऊपर। इसमें मेरी नज़र में बहुत सारी चीज़ें एथिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल हैं, लेकिन मार्केटिंग है गाइस। मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। कंपनियों को बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहेगा। हम खुद भी अपने यूट्यूब वीडियो में कभी कभी ऐसे थंबनेल लगाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। यही मार्केटिंग है, ऐसे ही दुनिया चलती है। बट आपको स्मार्ट होना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई इंसान अपनी लैक ऑफ नॉलेज से ठगा जाए इज अ डिफरेंट थिंग। कोई इंसान जानते हुए भी उसको पता है कि भाई ये 2 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन उसको पता होना चीज़ वो अलग एक चीज़ होती है। सो यहाँ मैंने आपको बता दिया कैसी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लोग नथिंग फ़ोन खरीदेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई कार्ल पी क्या कर रहा है ऐसा, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में? क्या आप किसी और टेक्नोलॉजी टॉपिक के ऊपर बात सुनना चाहते हैं मेरे चैनल पर? तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।